सभी को मेरा नमस्ते। हम लोग एक परिवार हैं, इसीलिए मैं बिना किसी चिंता के या आगे पीछे करते हुए भले ही स्टेज पर बैठी हूँ, पर आप ही लोगों के साथ हूँ, इसीलिए आराम से हम लोगों का कम्युनिकेशन जो है वो चल रहा है। अभी देखिए, हम लोग जब श्री गुरुजी के सेमिनार में आते हैं तो हम लोगों की अपेक्षाएं बहुत अलग होती हैं, राइट। जब हम लोगों के यहाँ पे क्लिनिक में कोई आता है तो उसके दिमाग में बीमारी छोड़कर दूसरा सवाल नहीं होता है, पर जब कुछ लोग तय करके यहाँ आते हैं कि अरे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल सेमिनार हो रहा है और वो हमें जाके अटेंड करना है, उन्हें मालूम है कि फिज़िकली आज श्री गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं, पर फिर भी वो लोग यहाँ पे आज आए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पराकाष्ठा है कि जहाँ पे आपको फिज़िकल संबंध नहीं है वहाँ पे आप आके उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए नेचुरली आयुर्वेद ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है, पर श्री गुरुजी के जो विचार आप लोगों तक पहुँचे हैं उन्हीं को मैं थोड़े बोलते हैं ना कि इस सूत्र में पिरोना चाहूँगी, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतने लेवल तक। श्री गुरुजी ने जब ये सेंटर शुरू किया था, इसको नाम दिया था आत्म संतुलन। आत्मा मतलब क्या? आई, मी, माई सेल्फ, खुद का, राइट, आत्मा। और संतुलन, संतुलन मतलब क्या है? बैलेंस। अभी बैलेंस किस चीज़ का, राइट? मैं खड़ी हूँ तो मैं कहीं गिर नहीं रही हूँ, वो मुझे बैलेंस चाहिए। मेरे बोलने में बैलेंस रह रहा है कि नहीं, मतलब ज़िंदगी के किस चीज़ में मुझे बैलेंस की आवश्यकता है कि श्री गुरुजी ने इस जगह को, जिसके अंदर उन्होंने पूरा उनका जीवन लगा दिया, उन्होंने इतने सारे शिष्य उसमें तैयार किए, तो वो आत्म संतुलन क्या है? उन्होंने जाने के पहले, मतलब बिफोर हिज डिपार्चर, उन्होंने हमें दूसरी एक चीज़ दी, उसको नाम दिया लाइफ इन बैलेंस। लाइफ मतलब पूरा जीवन उसको बैलेंस में लाना है। पहले आत्मा बोला और फिर लाइफ बोला, पर बैलेंस शब्द कहीं गया नहीं। तो बैलेंस ऐसा क्या है, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं कि क्या हमें बैलेंस में लाना है, राइट? हम जब बचपन में कोई भी चीज़ मैथ्स में सीखते हैं तो हमें बताया जाता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड की इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, या उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर दो तो सम सॉल्व हो जाता है। तो ये क्या सम है जिसको हमको बैलेंस करके सॉल्व करना है? हम हमारी ज़िंदगी के बारे में जब सोचते हैं तो हमारा शरीर, उसको हम समझते ही नहीं है, नहीं सामने आता है। किसी को मालूम नहीं है कि स्किन किस चीज़ से बनी है, किसी को मालूम नहीं है कि हमारे बोन्स किस चीज़ से बने हैं, हमारी आंखें किस चीज़ से बनी है, हमारा ब्रेन वो किस चीज़ से बना है। इसीलिए आयुर्वेद ने सबसे पहले हमें समझाया कि ये सब चीज़ें बनी कैसे, पहले समझो तो सही कि खुद हो क्या, तो कुछ बैलेंस ला पाओगे ना। चीज़ ही नहीं मालूम कि अरे क्या बैलेंस में लाना है तो कैसे समझेगा। तो इसलिए उन्होंने हमें बताया कि हम 5 चीज़ों से बने हैं, 5 एलिमेंट। सबको मालूम होता है, एटलीस्ट इंडिया में जो लोग जन्मे हैं उनको सबको मालूम होता है। तो ये सामने जो रखी है ना, ये मैजिक करने की चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे जीवन का मैजिक है। तो सबसे पहले जो ग्लास में आपको दिख रहा है वो है अर्थ एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी तत्व। सो हम पृथ्वी तत्व से बने हैं। कहीं दिखती है पृथ्वी हमारे शरीर में? दिखती नहीं है ना। जैसे श्री गुरुजी ने हमें लेक्चर में बताया कि हम हर चीज़ को पचा जाते हैं और शरीर के अंदर चीज़ें निर्माण होती हैं। तो जैसे वो पृथ्वी हमें उस फूल में दिखाई नहीं देती है डायरेक्टली, पर फूल तैयार तो हुआ है ना, तो वैसे ये पृथ्वी हमारे भी शरीर में जो कुछ सॉलिड चीज़ें होती है ये इस पृथ्वी तत्व से बनी हुई होती हैं। हम दिमाग को थोड़ा सा जोर देंगे तो समझ में आएगा कि सॉलिड चीज़ें बहुत है शरीर में, तो वो सब आयुर्वेद के हिसाब से ये पृथ्वी तत्व से तैयार होती है। अब ये पृथ्वी तत्व को मैं चाहूँ उठा लिया, स्मेल भी कर लिया, रख भी दिया, कंटेनर भी एकदम फिजिकल, सब टच करते आ रहा है, एकदम मेरे कंट्रोल में है। दूसरे अगर मैं एलिमेंट पे आती हूँ तो वो हो जाता है पानी, वाटर एलिमेंट। अभी वाटर एलिमेंट पे जब हम लोग आते हैं तो हमारे शरीर में कहीं वाटर एलिमेंट हमें दिखाई देता है? हमारे शरीर में खून है, लिम्फ है, हम रोते हैं, टीयर्स दिखते हैं, हमारा सलाइवा मुंह में आता है, तो पानी तो कहीं ना कहीं है। तो ठीक है, पानी हमारे शरीर में हमें दिख गया। अभी ये पानी जब हम बाहर देखते हैं
तो हमें दिख रहा है कि ये मैं जिसको, जैसे मैंने अर्थ को पकड़ा वैसे मैं इसको पकड़ पा रही हूँ क्या? नहीं, हाथ में नहीं आ रहा है मेरे, पर मुझे दिख रहा है और मैं कंटेनर होगा तो मैं इसको पकड़ के रख सकती हूँ। तो फिजिकलिटी जो है, फिजिकल उसका अप्रोच वो यहाँ आके इस एलिमेंट पे कम हो गया। अभी हम आते हैं तीसरे एलिमेंट पर। तीसरा एलिमेंट फायर, राइट। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल जलाई है, पर ये जो फायर एलिमेंट है ये हम लोग देखेंगे। अभी सुबह जब यज्ञ की फायर चल रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा इतनी बड़ी ज्वाला, राइट। उसकी हीट हमें फील होती है, अगर हम उसके पास बैठेंगे तो उसका लाइट हमें फील होता है। तो ये जो हमारा पंचतत्वों में से जो फायर हैं, ये मैं टच कर सकती हूँ क्या? नहीं, गर्म है, राइट, पर मुझे दिख रहा है, तो फिजिकलिटी इसकी और कम हो जाती है। अगर हम नेचर में देखेंगे कि सूर्य जो है वो फायर का प्रतीक है, ये हमें श्री गुरु जी ने बताया है, राइट। तो फायर वहाँ पे सूर्य है, यहाँ मैंने सामने जलाई है, कैंडल बन जाती है। सुबह यज्ञ किया, बड़ी फायर बन जाती है, किचन में ले जाऊँ गैस बन जाता है। और अगर शरीर के अंदर चली जाती है तो डाइजेशन फायर बन जाती है। अभी ये डाइजेशन फायर केवल पेट में होती है क्या? तो नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से ये डाइजेशन फायर जो है शरीर के हर जगह पर होती है। फायर मतलब क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अभी जब गुरुजी इस बारे में बात कर रहे थे तो हमें वो आध्यात्मिक चीज़ लगती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, पर जब आपने वो रोटी खाई तो उसको ट्रांसफॉर्म ही तो किया ना। आपकी मसल किस चीज़ से बनी? आपने रोटी खाई, उससे मसल बनी, राइट। तो ये बनी कैसे? तो आपके शरीर की जो फायर थी उसको काम करके ट्रांसफॉर्मेशन से ये रोटी से हमारी मसल बनी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जीवन में हमें फायर की बहुत ज़रूरत होती है। उसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बलून। बलून के अंदर क्या है? हवा। क्यों करना पड़ा मुझे इतना सब? क्योंकि हवा तो ना मुझे पकड़ में आ रही है, ना मुझे दिख रही है, ना मुझे फील हो रही है। फील कब होती है? जब गुस्से में होती है, आंधी आ गई या कोई तूफान आ गया तो मुझे पता पड़ता है कि अरे हवा है। या अगर मैं पेड़ के पास जाके खड़ी रहूं और तब अच्छी हवा चल रही होगी तो मैं बोलती हूँ अरे बयार आई है। हिंदी में बयार बोलते हैं, मराठी में मंजूळ हवा जिसको बोलते हैं, मंजूळ वार, तो उसको हिंदी में बयार बोलते हैं। तो वो जब आती है तब मुझे समझ में आता है कि यार हवा है। तो हवा को पकड़ना मुझे और कठिन हो गया, राइट। वज़न नहीं, कुछ नहीं, तो ये मुझे और कठिन हो गई। और उसके बाद जो एलिमेंट आता है ये हमें शरीर में कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इनहेल कर रहे हैं, कहाँ जा रही है हवा? लंग्स में जा रही है ना, राइट। लंग्स से भी अंदर जाती है वो। मतलब क्यों ले रहे हैं? हमें मज़ा आ रहा है ना, जैसे झाड़ कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वैसे हम भी बोल रहे हैं अरे तुम्हारे साथ कंपटीशन, लो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़े, हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों ले रहे हैं? प्राण वायु बोला है आयुर्वेद ने उसको। तो वो जो हवा हम लोग अंदर ले रहे हैं वो शरीर के अंदर जाके प्राण को मदद कर रही है। तो कहाँ जाती है वो हमारे शरीर में? एक एक सेल तक जाती है। वो केवल आपके लंग्स से बाहर नहीं आ जाती है, वो एक एक सेल तक जाती है। तो इसीलिए ये जो हवा है अगर पेट में चली जाए तो गैसेस करती है, और वही हवा अगर हमारे लंग्स में चली जाए तो हमें जीवन देती है, राइट। अभी उसके आगे हम लोग जाएंगे तो ये क्यों ऐसा रखा है? क्या है इसके अंदर? यह है स्पेस एलिमेंट। कहीं से पकड़ ही नहीं पाई मैं इसको, कहाँ रखूँ, कैसे समझूँ, क्या करूँ? तो ये जो स्पेस एलिमेंट है इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आसपास सब जगह रहता है। हम इसको यूज़ करते रहते हैं पर हम इसकी तरफ समझदारी जो है वो हम नहीं दिखा पाते हैं। तो ये जो स्पेस एलिमेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और न समझा हुआ एलिमेंट है, कि जिसके कारण हम लोग भूल गए कि जो फिज़िकल है, जो मेंटल है, वो स्पिरिचुअल है, वो तीनों चीज़ें साथ में हैं। तो जब भी हम हेल्थ की बात आयुर्वेद में करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों चीज़ें हमें हेल्थ के रूप में चाहिए। आज हम लोग क्या सोचते हैं? घुटना दुखा तो मैं बीमार हूँ। किसी को डिप्रेशन हो जाए और सुसाइड के लेवल तक नहीं जाएगा तो बीमार है, हम सोचते ही नहीं हैं, राइट। डिप्रेशन में होगा इंसान तो जाने देते हैं, मूड ऑफ होगा जाने देते हैं, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी कि ये स्पेस एलिमेंट क्या है।
तो ये जो स्पेस एलिमेंट है ये पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया हुआ इसने बोला है। आप यहाँ आकर बैठे कैसे? जगह नहीं होती तो बैठ पाते नहीं ना। तो इसीलिए जगह जहाँ पर है, जहाँ पर स्पेस है, उसका यूज़ किया जाता है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। इसीलिए स्पेस एलिमेंट को बहुत महत्व दिया गया है। पर ये अप्रोच करना और भी कठिन हो जाता है। यहाँ मैं फिज़िकली बहुत टच कर सकती हूँ, यहाँ फिज़िकली पहुँचना बहुत कठिन होता जाता है और वहीं पे हम लोग आज मात खा रहे हैं। हम लोग जीवन में बहुत फिजिकल हो गए हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये तकलीफ हो रही है, ये चीज़ ले ली, ठीक हो गया। पर जहाँ पे हमारी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जहाँ हम जो एयर एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, वो ख़राब हो गया, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं आजकल? इन पांचों चीज़ों को क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया है आपको? हम पंच महाभूत नहीं बोल रहे हैं, पंच तत्व भी नहीं बोल रहे, तो सब पुरानी बातें हैं। आज बच्चों को बोलते हैं हम लोग रिसोर्सेस। रिसोर्सेस तो जो हमारे एग्जिस्टेंस का सोर्स है, जिससे हम बने हैं, उसको हम लोगों ने बना दिया रिसोर्सेस। मतलब यूज़ करने वाली चीज़। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये तुम्हारे रिसोर्सेस है, ये यूज़ करने हैं हमें। हमको यूज़ नहीं करने, हम उससे बने हैं। तो जब बीमारी आती है तो कहाँ से आ रही है? हम जब इन सब चीज़ों से बने। अच्छा, स्पेस एलिमेंट शरीर में कहीं दिखाई देता है आपको? खाना खाकर आए, कहाँ गया खाना? स्पेस एलिमेंट। बेबी 9 महीने के लिए तैयार हो रहा है, कहाँ तैयार हुआ? स्पेस देकर रखी है निसर्ग ने। तो जब तक स्पेस का सही यूज़ नहीं होता है तो गड़बड़ी होती है। उस स्पेस में गलत खाना डाला तो गलत ही चीज़ें तैयार होती है। तो जब हम लोग बहुत शान से आजकल बोलते हैं ना, अरे वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट वाटर पोल्यूशन, वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट द सॉइल पोल्यूशन, राइट? तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कितनी बड़ी बात बच्चों को सिखा रहे, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं समझाई। कह रहे उसी पानी से, उसी पृथ्वी से, उसी अग्नि से, उसी वायु से, उसी स्पेस से तुम लोग जन्मे हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा खुद का बच्चा हो तो हम उसकी बहुत केयर लेते हैं, राइट? हमारे माता पिता हो तो हम उसकी केयर लेते हैं। दूसरे का हो तो हम लोग बोलते हैं ठीक है ना, चल जाएगा। और वही आज गलती हमसे हो रही है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिसोर्सेज हैं। मैं मनुष्य, मुझे बहुत अक्ल है बाबा, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धि लेके पैदा हुआ हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करूँगा और मेरी जनरेशन को आगे मैं समझा के जाऊँगा कि बाबा थोड़ा सा साफ रखो। हाँ, पर यही पोल्यूशन है जो हमारे शरीर में जाके बीमारियाँ पैदा कर रहा है। अभी सॉइल पोल्यूशन हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, वाटर पोल्यूशन बहुत अच्छे से समझाते हैं। फायर पोल्यूशन किसी ने समझाया? सिमिली नहीं हम लोग समझ पाए। सूरज अग्नि है, समझ में आया। पर जब हम लोग बहुत शान से सबको बताते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, अलग अलग तरीके की गलत किरणें हमारे जीवन मतलब हमारे पृथ्वी तक आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है केवल हम ही लोगों को कैंसर हो रहा है? हम हमारे साथ सब लोगों को लेकर डूब रहे हैं। इसीलिए श्री गुरुजी बोल रहे हैं लाइफ इन बैलेंस। अभी केवल आत्मा क्या बोलते हैं, संतुलन की ज़रूरत नहीं रही। हम लोग इतना बिगड़ गए हैं, हमें इतना नासमझी हो गई है कि हमें लाइफ इन बैलेंस, हम पूरे लाइफ को ख़राब कर रहे हैं सबके। सो जब हम किसी चीज़ को बिगाड़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम केवल उस चीज़ को नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम हमारी भी पूरी जनरेशन्स को बिगाड़ रहे हैं। हम इसी से बनने वाले हैं। तो ये जो फायर पोल्यूशन है, ये हम गलत गलत केमिकल्स के द्वारा कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन सबको समझ में आता है। स्पेस पोल्यूशन श्री गुरुजी ने हमें लेक्चर में समझाया था अभी कि स्पेस पोल्यूशन कब होता है। हर एक व्यक्ति को एक थोड़ी जगह लगती है। अगर यहाँ पे हम अभी 200 लोगों को बैठा देंगे तो आपको लगता है आपको कंफर्टेबल लगेगा? नहीं। आप लोगों के आने के पहले हम लोग चेयर्स रख के देखते हैं नीचे कितने लोग बैठने वाले हैं, और उतने ही लोगों को हम लोग सेमिनार में पार्टिसिपेट करने देते। क्यों? बिकॉज एवरीबडी नीड्स स्पेस एलिमेंट अराउंड देम, राइट? कोई बहुत पास आ जाए तो ऐसा लगता है नहीं नहीं बाबा बहुत ठीक है, दूर से बात करो, राइट? ऐसा लगता है ना। तो ये जो स्पेस एलिमेंट है, हम लोग जब बड़ी बड़ी इमारतें क्रिएट करते हैं तो वो स्पेस एलिमेंट कम होता जा रहा है हमारी लाइफ में। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ऊंचे जा रहे हैं, पर जितनी जगह में हमें यूज़ करना चाहिए था उसकी बजाय हम वो स्पेस एलिमेंट खाते जा रहे हैं, राइट? क्योंकि हम उसमें पृथ्वी तत्व बढ़ाते जा रहे हैं और वो स्पेस एलिमेंट का हमारे जीवन में गलत प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जब बीमारियों के बारे में आयुर्वेद में सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बीमारी किस जगह से आई है, राइट? जब हम लोगों ने सॉलिड चीज़ सोची तो सॉलिड चीज़ कौन सी है शरीर में सबसे ज़्यादा सॉलिड?
हड्डियाँ, देखिए कितना फास्ट उत्तर आया ना। अभी यही हड्डियाँ अगर सच में सॉलिड होती तो आप लोग हिल भी नहीं पाते, मैं आपको बताती हूँ। तो ये हड्डियाँ हमारे निसर्ग ने हमें सॉलिड नहीं दी, उसने क्या किया, हिलना, हमें ताकत चाहिए तो पृथ्वी तत्व से ताकत तो आएगी, सॉलिडनेस चाहिए, खड़े रहना है जिंदगी भर, सब चीज़ को भार उठाना है, तो हड्डियाँ दी पृथ्वी तत्व से तैयार करके, पर तुम्हें चलाना भी है तो उसमें एयर भी डाली। ठीक है, तो हम लोग आज एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ते कि अरे हड्डियाँ होती हैं ना, उसमें छेद होते हैं, उसमें हॉलोनेस होता है, पर ये आप किसी भी चीज़ में देखेंगे तो आपको ये पांचों तत्व, आपके शरीर की कोई भी चीज़ निकाल के देख लीजिए, उसमें आपको पांचों तत्व दिखाई देते हैं। तो ये हमें समझना पड़ता है कि किस चीज़ में क्या प्रपोर्शन में ये तत्व जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग हमारे सेल के भी बारे में सोचेंगे, राइट, किसी ने अभी सेल नाम लिया था, तो हमारा ऑक्सीजन है, हमारा स्पेस है, हमारा सब कुछ सेल में होता है। तो जैसे हमारे हर ऑर्गन में ये पांचों एलिमेंट्स है, वैसे उस सेल में भी पांचों एलिमेंट हमारे जाते हैं। किसी को भी अगर सेल याद हो तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, राइट, उसमें मतलब लिक्विड आ गया, मतलब पानी आ गया। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मतलब फायर आ गई, नई नई चीज़ें बनती है, राइट, जेनेटिक्स वगैरह सब। आपको मालूम होगा हमारा जीवन शुरू होता है वो एक सेल से शुरू होता है, और उस एक सेल से कितनी बताई थी कुछ 300 ट्रिलियन सेल्स और समथिंग, 30 ट्रिलियन सेल्स तैयार होती है। तो एक चीज़ से हमारी इतनी सारी सेल्स तैयार होती है। तो मैं सबसे हेल्दी कब थी, जब मेरे माता और पिता के जो स्पर्म और ओवम थे वो जब आकर जुड़े, तब मैं सबसे हेल्दी थी। और वहाँ से जो भी मैंने मेरी माँ से सब ये बोलते हैं ना खून लिया या कुछ भी मेरे न्यूट्रिएंट्स लिए, वो सब ये पाँचों लेती रही। जो कुछ भी माँ ने उस वक्त खाया पिया, जो कुछ हुआ, उसमें से सब दोष आना मेरे सेल में शुरू हुए। वहाँ से अशुद्धि तैयार होना शुरू हुई, और उस अशुद्धि को निकालने का काम जो है उसको आयुर्वेद में बोला जाता है पंचकर्म। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शरीर शुद्धि, पंचकर्म। अभी पंचकर्म मतलब क्या, लोगों को लगता है कि पंचकर्म मतलब बाबा 5 कर्म कोई भी कर दो 2-3 दिन में हो जाएगा, तो क्या इतना टाइम लगने वाला है, तो 5 कर्म हो जाएंगे। पर इतना इजी है क्या शरीर? हमने देखा शरीर कितना क्लिष्ट है, राइट। केवल हमें नर्वस सिस्टम दिखाई तो कितने धागे कहाँ कहाँ से जाकर निकल रहे थे, हमको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई तो कहाँ कहाँ से कितनी नसें सब जगह फैल रही थी। तो ये सब भी तो हमें समझना चाहिए ना कि हमारा शरीर बहुत क्लिष्ट है, और इन पांचों चीज़ों को उसमें से हमें पकड़ना पड़ता है। अभी पकड़ने में भी जैसे मैंने बोला आपको कि ये तीनों चीज़ें एकदम इजी है, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके ऊपर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारी शारीरिक जो तकलीफ़ें होती है वो यहाँ होती है, मानसिक और आध्यात्मिकता यहाँ चलती है। मन समझ में आता है क्या है क्या नहीं, नहीं, मेरे विचार है समझ में आते हैं किसी को कि क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या मेरे विचार चल रहे हैं, नहीं। इसीलिए आयुर्वेद ने सिंपल चीज़ें हमें क्या बताई कि एयर जो है, राइट, इसमें से हमें क्या फैल सकता है, या स्पेस एलिमेंट है, इसमें से हम क्या फैला सकते हैं, किस तरह से इसको जीता जा सकता है। आप में और मुझ में अभी स्पेस है, एयर है, राइट है, ये तीनों चीज़ें अभी आपके और मेरे बीच में नहीं है। तो क्या आप तक पहुंच पाया? शब्द, राइट। तो शब्द आप तक पहुंच पाए, और वो शब्दों की महिमा हमें मंत्रों के द्वारा पता पड़ी, राइट। तो हम लोग जब किसी भी डिसीज़ के बारे में सोचते हैं, तो अगर घुटना दुखा तो आप लोगों ने इमीडिएट बोला अरे सॉलिड है, बोन्स हैं, पृथ्वी तत्व का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। पर जब मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो वात की तरफ जाता है। तो हमें सोचना पड़ता है कि अगर जॉइंट में पेन हो रहा है तो अर्थ और एयर एलिमेंट पे काम करना है। तो वहीं जैसे थॉट प्रोसेस पे अगर काम करना हो तो हमें स्पेस एलिमेंट के थ्रू। इसीलिए अगर हम लोग सोचते हैं कि मंत्र जो है वो आध्यात्मिक है, तो यहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। इसीलिए शरीर जो होता है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का संयोग है, और वही होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है वो पंचकर्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो अभी पंचकर्म में क्या है, तो सबसे पहले हमें हर जो हमारी सेल है उसमें से टॉक्सिन्स निकालने हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर गंदगी को बाहर निकालना होगा तो 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप काट के निकाल दो,
काट के निकालेंगे तो तकलीफ होगी। जैसे कल हमें कीर्तन में बताया था ना कि काटना भी दो तरीके का है, पर काटने में दोनों में ब्लड तो निकलेगा, तकलीफ तो होगी, राइट। और एक होता है समझा बुझा के गंदगी को बाहर निकाल दो। सो पंचकर्मा वही करता है। पंचकर्मा क्या करता है, आपके शरीर में जो कुछ गंदगी है उसको निकाल कर लाता है। अब ये जो पांचों तत्वों की सेल्यूलर लेवल पे जो गंदगी रहती है उसको हम लोग पंचकर्मा के द्वारा निकालते हैं। सो मैं उसकी स्टेप्स के थ्रू आपको थोड़ा सा लेकर जाना चाहूँगी। थोड़ा सा सब्जेक्ट है वो अलग है। तो प्यार से अगर निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, राइट, प्रेम से। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आयुर्वेद में बताई गई है वो होती है फैट्स। क्यों फैट्स? फैट्स को नाम क्या दिया गया है हमारे यहाँ पे? स्नेह। क्यों बोला गया बाबा स्नेह? स्नेह, हम किसी से प्यार करते वो भी स्नेह है, और हम जब पेट में कोई फैट ले रहे उसको भी स्नेह बोला गया। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब तक हम प्रेम से अंदर जाके बात नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ चीज़ें सुधरती नहीं है। इसीलिए स्नेह बोला गया है। स्नेह मतलब क्या? जो जोड़ कर रखता है। तो हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ को जोड़ कर रखना है ना। तो आपको मालूम है आपकी सेल किस चीज़ से बनी हुई होती है? जो आपकी सेल वॉल है वो, हमारी सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन्स और फैट से। हमें क्या सिखाया जाता है आजकल? फैट्स बहुत बुरी चीज़ है, तो फैट्स बिल्कुल मत लो। और वही आयुर्वेद ने बोला है कि अगर आपको शरीर सुधारना है तो फैट्स पहले दो, अच्छे फैट्स दो, वो स्नेह के साथ अंदर जाके बात करके गंदगी जो है वो बाहर निकाल कर लाएंगे। आप जब कपड़े घर पर धोते हो तो आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो? आप साबुन लगाते हो तो आपको मालूम है आपकी मैल कैसे बाहर निकल के आती है? नहीं, वो जो हमारे साबुन होते हैं उसके अंदर होते हैं फैट्स। बिना फैट्स के गंदगी बाहर नहीं निकलती है। शैम्पू जब सर को लगाते हैं और बोलते कि अरे हमको बाल साफ करने हैं, क्या है शैम्पू में? शैम्पू में है फैट्स। तो ये जो फैट्स है इनकी खासियत होती है कि हर किसी के साथ जाके मित्रता कर देते हैं। गंदगी अच्छी चीज़ किसी के साथ भी जाके हाथ मिला लेंगे, पर गंदगी है तो उसको उस जगह से बाहर भी निकालेंगे। तो जो कुछ भी मैंने इन पांचों तत्वों को खराब किया है, 20 साल में बोलिए, 25 साल में बोलिए, 50 साल में बोलिए, और जो कुछ भी तकलीफ मुझे हो रही है वो सब निकालने में मुझे ये फैट्स के थ्रू मदद मिलती है। सबसे पहले लोग आते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं? अभ्यंग। अभ्यंग मतलब क्या होता है? पूरे शरीर पे शास्त्रोक्त पद्धति से तेल लगाया जाता है। तो ये तेल कैसा होता है? तो शास्त्रोक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तेल को हम लोग इतना प्रॉपरली तैयार किया जाता है आयुर्वेद में कि यह आपके अंदर के टिश्यू तक जाकर पूरा जो गंदगी है उसके साथ जाकर मिल सकती है, मतलब हाथ मिला सकती है। तो इसीलिए अभ्यंग जो होता है लोग बहुत इजीली बोलते हैं घर पे कि अरे तेल तो क्या हम घर पे भी लगा लेंगे, पर वो शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार किया हुआ जो तेल होता है उसको लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको लगाने का जो टाइमिंग होता है, वो सब बहुत ध्यान रख के किया जाता है। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे शब्द पहुँच रहा है, तो आयुर्वेद ने बोला यहाँ पे स्पर्श पहुँच रहा है, एयर को स्पर्श किया जा सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग हल्के हाथ से तेल लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का जो वात दोष होता है उसके ऊपर उस स्पर्श के थ्रू काम किया जा सकता है। अभी वो स्पर्श अगर आप कर लेंगे ऐसा 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 लगा लिया और बोले अरे मुझे ठीक नहीं लगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए उस स्पर्श के भी तरीके होते हैं। तो कितने मिनट तक लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, ये सबकी एक काउंटिंग होती है और उसको बोलते हैं पंचकर्म में किया जाने वाला अभ्यंग, जो सेल्यूलर लेवल तक पहुंचता है। अभ्यंग के बाद किया जाता है स्वेदन। स्वेदन मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा ढीला करना हो घर पे, तो देखिए आप थोड़ी सी स्टीम अगर उसको देते हैं तो चीज़ थोड़ी सी छूट जाती है, कोई भी इस तरह के स्टीम अगर दी जाए तो इसीलिए अभ्यंग के बाद दिया जाता है स्वेदन। तो जैसे ही उस फैट ने जाकर उस चीज़ के साथ चिलेशन बोलते हैं उसको, उस टॉक्सिन के साथ जाकर चिलेशन किया तो स्वेदन से उसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं। मतलब अगर दबा हुआ हो, कहीं धंसा हुआ हो, तो उसको निकालने में हमें मदद मिल जाती है। तीसरा करते हैं हम लोग अंतर स्नेहन। स्नेहन के भी दो प्रकार बताए हैं कि अभ्यंग बाहर से किया और दूसरा होता है अंतर स्नेहन। तो अंतर स्नेहन में क्या करते हैं? कोई भी जो ये स्नेह है उसको एक प्रॉपर तरीके से शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार किया जाता है और शरीर के अंदर दिया जाता है। यूजुअली हम लोग देते हैं घी। घी को तैयार करते हैं। घी क्यों देते हैं? क्योंकि
टेस्ट में अच्छा होता है, लोग फटाफट पी सकते हैं। नहीं तो तेल भी दिया जाता है, वसा भी दी जाती है, अलग अलग तरीके के फैट्स होते हैं ना, तो इस तरीके से कोई भी दिया जा सकता है। पर घी पैलेटेबल होता है और शरीर के अंदर जल्दी अच्छे से समा जाता है, इसलिए हम लोग देते हैं घी। आज घी किसी की पीने की हिम्मत है? नहीं, लोग घी से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मेरे शरीर में फैट है वो सबसे बुरा है। पर फैट ही है जो आपको अर्थ पे रख रहा है। आपको मालूम है मैंने ये पांचों चीज़ें ऐसी क्यों रखी है, इसकी सीक्वेंस क्यों ज़रूरी है? हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंडिंग ज़रूरी है, राइट? ये सीक्वेंस ऐसी की ऐसी फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि ये अर्थ है, ये सबसे भारी और पकड़ के रखने वाली चीज़ है, और ये है आकाश, पकड़ में नहीं आने वाला। और हम लोग जब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें किसके साथ रहना चाहिए? अर्थ। हम जाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आकाश तत्व में विलीन हो गया, राइट? तो समझिए, हमें मतलब ये आयुर्वेद शास्त्र है या हमारे पूरे जो संस्कृति है, ये हमें कैसे छोटी छोटी चीज़ों में संदेश देते हैं कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हो आपका अस्तित्व खत्म होता जाता है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वात की कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है, मतलब जो इस तरह होती है, तो आयुर्वेद बोलता है आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे, और जिसकी कफ की तरफ की प्रकृति होती है वो कम बीमार पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं कि आप नीचे बैठो, आप नतमस्तक हो, आप जितना हवा में उड़ोगे उतनी गड़बड़ होती है। सब शास्त्र जुड़े हुए देखिए। तो इसीलिए जो घी होता है, आप सोच सकते हैं घी कितना भारी होता है, राइट? डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। इसीलिए घी जो होता है हमारे शरीर में अर्थ को तैयार करने में मदद करता है। तो इसीलिए आपको नई सेल भी तैयार करनी हो तो आपको घी की ज़रूरत होती है, नहीं तो लिपिड्स नहीं रहेंगे तो कोई भी आपके शरीर में सेल तैयार नहीं होती है। इसीलिए घी ऐसे वक्त में पक्का दिया जाता है पंचकर्म में, क्योंकि आपकी सेल जिस चीज़ से बनी है वो चीज़ अगर अंदर भेजेंगे तो सेल फटाफट लेती है ना, अरे अरे घी आ गया, अरे चलो ले लो इसको अंदर, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ पे सेल वॉल में बैठे हुए हैं। तो आप आपकी जाति के व्यक्ति को पहले अंदर लेते हो ना, या आपकी भाषा बोलने वाले को, क्योंकि आप फटाफट उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। और वहीं अगर आपको भाषा नहीं आती हो तो आप उस व्यक्ति से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए जब घी जाता है वो भी मेडिकेटेड शरीर के अंदर, तो मेडिकेटेड घी अंदर जाने के कारण आपके शरीर के अंदर के जो भी चेंजेस हैं वो बदलने में हमें मदद मिलती है। तो ये घी जो होता है अलग अलग होता है। अभी इससे अगर हमारे शरीर में सपोज किसी केस में वात का इम्बैलेंस ज़्यादा हुआ तो घी कैसा दिया जाता है? वात शामक जो औषधियाँ होती है, जो हर्ब्स होती है, उससे सिद्ध किया हुआ घी दिया जाता है। अगर किसी को जल तत्व से कोई बीमारी हुई हो, राइट, किडनी से रिलेटेड वगैरह, तो उसको घी वैसा दिया जाता है कि वो जाके जल तत्व पे काम करता है। तो इसीलिए अंतर स्नेहन सभी को दिया जाता है, पर घी के अंदर की वनस्पतियाँ कौन सी होंगी वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। इसीलिए लोग जब आयुर्वेद के पास आते हैं तो पूछते हैं मेरी प्रकृति क्या है। विकृति तो जानना चाहते ही हैं, तो प्रकृति कहाँ से तैयार हुई? तो आयुर्वेद ने क्या बोला कि ये दोनों चीज़ें जिसमें ज़्यादा हैं, कौन सी? अर्थ और वाटर एलिमेंट, वो हो गया कफ प्रकृति का। जिस व्यक्ति में वाटर और फायर एलिमेंट ज़्यादा है वो हो गया पित्त प्रकृति का, और जिस व्यक्ति में ये दो एलिमेंट ज़्यादा है वो हो गया वात प्रकृति का, राइट? तो इससे हमें हमारा एलिमेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आने लग गया। तो प्रकृति के समझने से हमें बीमारियां भी कैसे शरीर में जाके काम करती है वो भी हमें समझ में आने लगता है। अभी जैसे हमने बोला कि अगर बोन की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा पृथ्वी तत्व की तरफ जाएगी। अभी वहीं कैंसर के बारे में सोचिए, कैंसर क्या कर रहा है? फटाफट फटाफट बढ़ रहा है, राइट? अभी ये जो है फटाफट काम करने की जो प्रवृत्ति रहती है वो कहाँ रहेगी? वात में, राइट? और पूरे शरीर में कहाँ चला जाएगा मालूम नहीं। हम लोग बहुत इजीली वर्ड यूज करते हैं मेटास्टेसिस। क्या है मेटास्टेसिस? एक जगह पे वो कैंसर शुरू हुआ और कब जाके दूसरे ऑर्गन में पहुंच गया समझ में भी नहीं आया, वो होता है मेटास्टेसिस। तो इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से वो आकाश तत्व दूषित हुआ। हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अरे तेल लगाने से घुटना तो मेरा ठीक लग रहा है, पर अरे मेरे भाई को कैंसर है, उसको मैं कैसे ठीक करूँ। कितनी दवाइयाँ की, आज इतने रिसर्च हो गए, कैंसर के लिए दवाई नहीं मिल पाई। क्योंकि कहाँ ढूंढ रहे हैं हम उसको ढूंढ रहे हैं फिजिकल लेवल पे। और जहाँ हम लोगों ने बात की कि आप मंत्र सुनो, आप मेडिटेशन करो, आप इन एलिमेंट्स को
कहीं से एड्रेस करो तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या बाबा बुआ बाजी लगा कर रखी, कौन सा मंत्र, कौन सा मेडिटेशन। ये सब कुछ साइंस नहीं है, ये सब कुछ मेडिसिनल साइंस नहीं है। मेडिसिन क्या है, लिया अभी असर दिखाओ, दिखाते आ रहा है आपको हर डिसीज़ में, क्योंकि डिसीज़ क्या है यही हम लोग नहीं समझे, हम यही नहीं समझे कि हम क्या हैं। तो इसीलिए जो घी जाता है ना शरीर के अंदर, ये हर सेल को समझता है, क्योंकि आपकी ब्रेन की सेल होगी, आपकी नर्व की सेल होगी, आपकी मसल की सेल होगी, कोई भी सेल होगी तो वो आपके घी की भाषा समझती है, क्योंकि उसको फैट समझ में आता है। अभी इस फैट के थ्रू हमने सारी सेल्स के अंदर जाके जो भी गंदगी थी, जो ऑलरेडी थोड़ी सी हमने ढीली करके रखी थी, वो घी के द्वारा हम लोग लेकर आते हैं पेट के अंदर। अभी ये अंतर स्नान में घी कितना दिया जाता है, कोई भी एक सिंपल, हम लोग रोज खाते हैं 1-2 चम्मच, राइट, 5 ग्राम 10 ग्राम, उसमें भी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैं मोटी हो जाऊंगी, मोटा हो जाऊंगा, मेरे कोलेस्ट्रॉल, मेरा फैट, ब्लॉकेजेस हार्ट के अंदर वगैरह वगैरह, राइट। हम लोग कितना घी देते हैं यहाँ पे रोज, 80 ml, 100 ml, 120 ml, इतना घी एक दिन में दिया जाता है, पर शरीर के अंदर के फैट बढ़ते नहीं है, शरीर के अंदर की गंदगी निकल जाती है। आप पहले अगर कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर का अपचन आम जिसको बोला जाता है, वो हम लोग निकालने के लिए जब ट्राई करते हैं तो पंचकर्म के पहले का कोलेस्ट्रॉल का लेवल और पंचकर्म के बाद का कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गंदगी बोल रहे हैं, हमारे शरीर में बुरा है बोल रहे हैं, वो अगर सच में बुरा है तो वो शरीर के बाहर निकलने में मदद होती है, राइट। तो घी देने के बाद भी ये सुधरता है। तो पंचकर्म से ये सब जो गंदगी आप पेट के अंदर आ जाती है, इसको निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होता है विरेचन। विरेचन मतलब क्या होता है, कैलकुलेटेड मोशंस करवाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो भी सेल्यूलर लेवल पे हमने लोगों ने गंदगी इकट्ठा की है, टॉक्सिन्स जिसको बोल सकते हैं, आम बोल सकते हैं, वो हम मोशंस के द्वारा बाहर निकालते हैं। आप लोगों ने अगर कहीं पंचकर्म के बारे में पढ़ा होगा तो जो 5 मुख्य कर्म बताए जाते हैं उसमें स्नेहन, स्वेदन है, ये वमन, विरेचन, फिर कहीं नस्य बताया जाता है, कहीं रक्त मोक्षण बताया जाता है, बस्तियाँ बताई जाती है। तो ये सब जो अलग अलग चीज़ें पंचकर्म में की जाती हैं, ये सब अलग अलग कर्म से हमारे शरीर के अंदर के चेंजेस हमें करने में मदद मिलती है। तो ये जो विरेचन होता है, वमन होता है, ये हमारे शरीर के जमा किए हुए सारे जो दोष हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। अभी विरेचन है, ईजी है, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि अगर हमें लूज मोशंस होते हैं तो हम ठीक रहते हैं फिर भी, कि चलो जाके टॉयलेट पे बैठ गए, पास हो गए मोशन, ठीक है। पर अगर उल्टी आती है तो मतलब जी इतना घबराने लगता है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक जो हमारा कुलनाची की जो मार्ग है वो क्या है, यहाँ से खाना है, नीचे से बाहर निकालना, ये नैसर्गिक है। और वही वमन जो होता है वो उसके अनैसर्गिक तरीके से हमको बाहर निकालना पड़ता है, इसीलिए बहुत सोच समझ के वमन दिया जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आप निसर्ग के नियम के विरुद्ध जा रहे। तो इसीलिए विरेचन जो होता है वो इजी होता है और ज़्यादातर लोगों में हम लोगों को करना पॉसिबल होता है, राइट। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बदल गई है। क्योंकि पहले के लोग कितने, हम लोग अगर किसी म्यूजियम में वगैरह जाकर देखेंगे, आप लोगों ने कभी महाराणा प्रताप की तलवार देखी है? गए हैं आप लोग? मतलब लिटरली 5.5-6 फुट की तलवार है, लोहे की बनी हुई, और वो पकड़ के वो घोड़े पे बैठ के तलवार ऐसे बोलते कि घुमाते घुमाते लोगों के सर काटते हुए युद्ध में जाते थे। आज इस टेबल को उठाने के लिए शायद हम लोगों को 2 लोगों की जरूरत लगती है। क्यों? क्योंकि ये जो पंचतत्व हमने खराब कर दिए ना, ये हमें भी खराब कर रहे हैं। हमारी ताकत ही नहीं बची उतनी, हमारी पृथ्वी तत्व में ताकत ही नहीं बची उतनी कि हमको कुछ दे सके, राइट। तो वो जो महाराणा प्रताप थे, उनकी जो जनरेशन थी, वो हम आज नहीं रहे। तो उनको शायद हम वमन करवाए भी तो वो हंसते हंसते बोलेगा चलो 25 वमन करवाओ मुझे। आज का बोलेगा अरे मुझे वमन करवाने वाले, पहले ही डर के बैठ जाएगा कि बाप रे उल्टी होने वाली है, डॉक्टर मैं ठीक तो रहूँगा ना वगैरह। तो हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो शारीरिक ताकत है, वो सब भी कम हो रही है। तो इसीलिए मेन जो पंचकर्म में हमको बोलना चाहिए कि श्री गुरु जी ने जो चेंज किया कि पंचकर्म को उन्होंने बहुत सुसह्य बना दिया,
कि आज की जनरेशन की ताकत कम है, उसके हिसाब से उनको चेंज किया। बहुत लोग बोलते हैं अरे आयुर्वेद बहुत पुराना है, पंचकर्म 5-6 हज़ार साल पहले भी बोलते थे, यही वात पित्त कफ वैसे ही बोलते थे, और कुछ रिसर्च नहीं हो रहा है। पर रिसर्च करना कहाँ है? सत्य होता है उसको रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी कोई बता नहीं पाता है कि हमारा शरीर मॉडर्न तरीके से किस चीज़ से बना है और आप उसको किस चीज़ से सुधार सकोगे। पर आयुर्वेदिक साइंस अगर आज भी आप लोग फिट करेंगे तो आपको नई आने वाली बीमारी भी समझ में आएगी कि वात से आ रही है, पित्त से आ रही है, कफ से आ रही है, राइट। रिसर्च की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती। पर रिसर्च कहाँ किया श्री गुरु जी ने कि जो पंचकर्म बहुत समय लगता था, बहुत ताकत वाले लोगों को सहन होता था, उसको उन्होंने इस लेवल तक रिसर्च करके लेकर आए कि आज आपका बिजी भी शेड्यूल होगा तो आप आके कार्ला में पंचकर्म कर सकते हो। यूजुअली पंचकर्म में कितना समय लगता था? तो कम से कम हम लोग सोचेंगे कि अगर ढंग से पंचकर्म करना हो, जिसे प्रवर शुद्धि मतलब हाईएस्ट लेवल की शुद्धि बोला जाता था, उसको कम से कम 140-150 दिन लगते थे। आज का पंचकर्म श्री गुरुजी ने कहाँ लेकर आए हैं? तो अगर बहुत, चलो आप बहुत अच्छे हो, एकदम अवेयर हो, मेरे 5 एलिमेंट्स, मेरा सब एग्जिस्टेंस, मैं बहुत कम गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं को बहुत सही तरीके से रह रहा हूँ, उम्र भी कम है, राइट। तो सुधारने में हमें कम समय लगता है, तो 10 दिन में भी पंचकर्म हो जाता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको 30 दिन का भी पंचकर्म होता है। पर 130, 140, 150 दिन अभी नहीं रहना पड़ता। तो डिसाइड भी करना पड़ता है ना कि रिसर्च करे कहाँ, राइट। तो रिसर्च नहीं है आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है। श्री गुरुजी ने अपना पूरा लाइफ रिसर्च में दिया है। आज का ये जो घी हम लोग देते हैं वो इतना पोटेंट है, जो पंचकर्म का घी दिया जाता है, कि अगर 6 दिन 5 दिन किसी ने घी लिया तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो वो घी शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। क्योंकि ये जो घी होता है ये पचाया नहीं जाता है शरीर में, ये डायरेक्टली सेल्स के अंदर जाके अपना काम करता है। सो इस लेवल पे हमें रिसर्च करना पड़ता है। हमें ये नहीं रिसर्च करना पड़ता कि आपकी सेल को घी की ज़रूरत है कि नहीं है। घी तो अमृत है, 100% है। तो 40 साल पहले श्री गुरुजी को घी वाले डॉक्टर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि घी को बहुत बुरा नाम तब बोलते थे, लोग घी से बहुत डरते थे, दूर रहते थे बिल्कुल। तो पिताजी को आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलने की बजाय बोलते थे घी वाले डॉक्टर, कि हार्ट पेशेंट को घी पिला रहे हैं। इस तरीके से फेमस थे पिताजी। उन्होंने छोड़ा नहीं उस वक्त भी, वो बोले शास्त्र ने बोला है कि घी सही है तो घी सही है। आज 40 साल बाद आपको बहुत से डॉक्टर्स बाहर मिल जाएंगे या बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे हम भी आजकल घी देने के लिए बोलते हैं। पर 20 साल 25 साल 30 साल लोगों के खराब हुए हैं घी को खराब खराब बोलकर। पिताजी ने शुगर के बारे में भी आप लोगों को अभी वीडियो में बताया था कि शक्कर को बहुत बुरा नाम बोल रहे, पर शक्कर क्या है नहीं समझ में आया। तो जो रिसर्च गलत शक्कर पे कर लिया, सब शक्कर को सेम बना दिया। ऐसा कभी होता है क्या ज़िंदगी में? अभी आप अगर वात प्रकृति के हो, आप अगर वात प्रकृति के हो, तो आप दोनों का वात समान है क्या? नहीं। इसीलिए हमारे पे क्या बोला? व्यक्ति तिथ्या प्रकृति। क्योंकि ये 5 चीज़ें मुझे कॉम्बिनेशन देती हैं कि किसी में अगर ये 10% है, किसी में ये 12% है, यही उल्टा हो गया 12 और 10%, तो इंसान बदल गया। तो एक ही पेरेंट के जेनेटिक कोड के आने वाले 4 बच्चे अलग होते हैं। सो कॉम्बिनेशन के चांसेस दिए, सुधारो कुछ, कि ठीक है अगर कुछ गलती हुई है चलो तुम्हें अगली जनरेशन देते हैं कि सुधार लो। पर पंचकर्म का जो इफेक्ट है वो कैसे बदलता है? अभी हर एक में पंचकर्म का इफेक्ट सेम होगा क्या? नहीं। अभी पंचकर्म की हम लोग सोचे कि हमारे शरीर के अंदर जो कुछ टॉक्सिन्स है वो निकाल रहे हैं, मतलब सर्विसिंग हम लोग सोच सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग सोचे कि गाड़ी की सर्विसिंग, राइट, हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा 50 किलोमीटर हो गए, 10,000 किलोमीटर हो गए, ये सर्विसिंग आएगी वो सर्विसिंग आएगी। तो किसी ने अगर मर्सिडीज़ खरीदी हो तो उसकी सर्विसिंग जो है उसको कितना समय लगता है? बहुत दिन तक अच्छी चलती। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, राइट। और सर्विसिंग के लिए भी जाएगी तो उसके बाद एकदम फटाफट अच्छी तैयार होकर आती है, क्योंकि जेनेटिक कोड जो है वो बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम कोई नॉर्मल मेक की गाड़ी देखेंगे कि जिसका जेनेटिक कोड ही सही नहीं है, तो अगर आप उसको सर्विसिंग के लिए सेम जगह पर भी भेजेंगे तो भी वो गाड़ी की सर्विसिंग उतनी अच्छी नहीं होकर आएगी, क्योंकि जेनेटिक कोड अलग है।
तो जेनेटिक कोड आपका जैसा चेंज होता है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चेंज होती है, तो पंचकर्म का इफेक्ट भी आपके ऊपर अलग अलग दिखाई देता है। तो लोग हमें बोलते हैं आपके पंचकर्म से ये सब ठीक हो रहा है ना, आप हमें रिसर्च करके दिखाइए, 50 पेशेंट लीजिए और ये रिसर्च से हमको ये दिखाइए कि आपका सब ठीक हो गया। नहीं होता है वैसे, क्योंकि हर एक में आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि हर एक ने शुरुआत अलग जगह से की है, राइट। तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी हमें पंचकर्म करते वक्त ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी किसी में देखिए कि अगर जेनेटिक कोड से हार्ट डिसीज़ आया है, हम लोगों ने उसके पूरा शरीर साफ किया कि बाबा पंचकर्म में अभ्यंग हो गया, स्वेदन हो गया, घी दे दिया, विरेचन हो गया, बस्तियां शुरू कर दी, पर उसके अगर हृदय पे मुझे काम करना है, हृदय पे भी नहीं, हार्ट ही, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसके ऊपर अगर मुझे काम करना है तो फिर स्पेशल थेरेपीज़ में जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं जैसे रुद्र बस्ती। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे रुद्र बस्ती का प्लानिंग करना पड़ता है, ताकि उसके शरीर के अंदर जो कुछ चेंजेस हुए हैं गलत, वो मुझे अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं। अभी हम लोग अगर सोचेंगे, अभी हार्ट का अगर उदाहरण लें, तो हार्ट में अगर ब्लॉकेजेस आ गए हैं तो किस चीज़ पे मुझे काम करना पड़ेगा? अर्थ एलिमेंट, राइट। अगर हार्ट में पेरिकार्डियम, सबको मालूम होगा, बाहर लेयर होती है हार्ट के, राइट, उसमें सूजन आ गई हो, तो मुझे किस एलिमेंट पे काम करना पड़ता है? वाटर एलिमेंट। अगर किसी की बीट्स हैं, राइट, तो वो जो अंदर से स्पार्क आता है वो अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे किस एलिमेंट पे काम करना पड़ता है? फायर एलिमेंट, राइट। अगर किसी का सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, किसी की मसल्स ढंग से काम नहीं कर रही है, तो मुझे किस एलिमेंट पे काम करना पड़ता है? एयर एलिमेंट, क्योंकि एयर एलिमेंट मूवमेंट का एलिमेंट है, राइट। ये चीज़ें खुद होके हिल नहीं पाती है। और वहीं अगर हार्ट का साइज बड़ा हो गया है, जो अंदर का बोलते हैं ना चेम्बर बड़ा हो गया है, स्पेस एलिमेंट। सो आप हार्ट डिसीज लेके आ रहे हो, आप उधर क्या कर रहे हो? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आप ब्लड को थिन कर रहे हो कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आए। ये आपने सॉल्व किया क्या प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपने हुआ क्या, उसके हिसाब से काम नहीं किया। तो जब पेशेंट हमारे यहाँ पे ये डिटेल्स लेके आते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, नेचुरली नाड़ी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस एलिमेंट में गड़बड़ है, और उस हिसाब से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो नाड़ी परीक्षा जैसी जो चीज़ है वो श्री गुरु जी ने अलाइव रखी। उन्होंने हमें समझाया कि इस चीज़ को हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते। तो देखिए, हर चीज़ को हमारा शास्त्र कितना समृद्ध है कि कोई भी चीज़ सामने आएगी तो हमें उसको ट्रांसलेट करना ईजी हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जब हम लोग फिजिकल लेवल पे सोचते हैं तो फिजिकलिटी भी हमें समझ में आती है, और वही जब हम मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके ऊपर भी काम करना पॉसिबल होता है। तो हार्ट बस्ती अगर मैं देने जाऊंगी तो मुझे इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग में उसकी दवाई जो है वो बदल देती हूँ। 4 लोगों को क्या लगता है मैं उसको रुद्र बस्ती दे रही हूँ, पर रुद्र बस्ती के अंदर की दवाई जो है वो बदल जाती है। इसीलिए जब यहाँ पे व्यक्ति एडमिट होता है, इस पंचकर्म के साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होता है मेडिटेशन, एक होता है योगासन। तो क्यों ये सब हम लोग करवाते हैं? क्यों आप लोगों को इतने दूर से यहाँ रहने के लिए बुलाते हैं? आपका हम लोग स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट पे काम करना चाहते हैं, जो बाहर नहीं हो रहा है। मैं आपको दवाइयाँ दे दूंगी घर पे, आराम से आपका काम हो जाएगा। पर जब लोग यहाँ पे आकर बोलते कि अरे इस परिसर में पैर रखा और एकदम लगा कि कुछ अलग है, वो अलग क्या था? बता सकते हैं आप फिजिकली कि वो अलग क्या था? नहीं, पर फील होता है, राइट। फील होता है। ग्रीनरी आंखों को फील हुआ, पर वो दिल में भी तो कहीं गया ना। आंखों को ग्रीनरी दिखी, पर दिल में क्या लगा, अंदर क्या लगा? ठंडक। ओके, ठंडक भी लग सकती है जी, ठंडा हो गया बोलते हैं अपने आप, अरे मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। सो देखिए ग्रीनरी, राइट।
ग्रीनरी से ठंडक पहुंच रही है। यहाँ पे कुछ ठंडा हुआ क्या, आप टेम्परेचर मॉनिटर कीजिए, आपको कोई ठंडा वंडा कुछ नहीं दिखेगा। पर ये जो हमारा मेंटल चेंज होता है वो हमें समझ में नहीं आता, और ये श्री गुरुजी अचीव करना चाहते थे। इसलिए पंचकर्मा, आप बाहर जाइए, आपको 10 जगह पे पंचकर्मा सेंटर्स दिखेंगे गली में कि आप यहाँ आइए, पंचकर्मा सुबह कुछ ले लीजिए, घी पी लीजिए, मसाज ले लीजिए, स्टीम हम लोग दे देंगे। आप घर पे जाइए, आपको दवाइयाँ दे देंगे, घर जाके विरेचन भी कर लीजिए। बस्ती कुछ नहीं प्रॉब्लम, अभी आपको एक एनिमा बस्ती दे देंगे और आप घर जाके आराम से 1 घंटे बाद टॉयलेट को चले जाना। पर ये 3 ही एलिमेंट आप लोगों ने कंट्रोल में लाए। आयुर्वेद के सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो छूट गया, और इसीलिए वो श्री गुरुजी ने जिंदा रखा। तो इसीलिए टाइम देना पड़ता है, पर टाइम नहीं देंगे तो भी चलता नहीं है। अभी मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आए थे, वाइफ को बहुत ज़्यादा स्किन डिसीज़ था, रोज़ रोज़ खुजलाते रहते थे। नेचुरली उनमें थोड़ा सा फ़र्क दिखा दवाई लेने के बाद, तो हस्बैंड भी बोले कि मुझे भी चेकिंग करवाना है। तो मैंने उनको बोला कि सर आपकी वाइफ को तो पंचकर्मा ज़रूरी है, पर आपको उससे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके इसमें वात के बहुत चेंजेस हैं, तो आप प्लीज़ पंचकर्मा करवाइए। तो बोले नहीं नहीं, मेरे सिवाय तो ऑफिस चल ही नहीं सकता है, सब जो पूरा इशू करवाना पड़ता है वो मुझे ही करवाना पड़ता है, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो काम नहीं हो सकता, इसलिए मुझे तो छुट्टी किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती। ये घर पे रहती है, आप इसका पंचकर्म करवा लो। लकी है, मैं तो बोलती हूँ वो लकी है कि उसको टाइम है। हाउसवाइफ लोगों को लगता है कुछ काम ही नहीं है, ये आ सकती है, अच्छा है ना। आकर गए, पंचकर्म किया, इतना फर्क पड़ गया, मतलब स्किन विन सब सुधर गए, एकदम खुश होके घर पर गए। हस्बैंड को आया स्ट्रोक। अभी स्ट्रोक मतलब ये वात का डिसऑर्डर है, उनको मैंने बोला था कि वात का बहुत चेंज है और आपकी वाइफ से ज़्यादा आपको पंचकर्मा की ज़रूरत है। क्या हुआ, जो ऑफिस उनके सिवाय 2 दिन भी नहीं चल सकता था, स्ट्रोक आया ऑफिस में, हॉस्पिटलाइज किया। पहले 15 दिन तो वहीं गए, 15 दिन ऑफिस चला, हाँ 15 दिन के बाद घर आए तो उनको एकदम ऐसा लगा कि नहीं नहीं, अरे बाप रे, वहाँ पे तो डॉक्टर तांबे के यहाँ गए थे, उन्होंने तो ऐसा सब बोला था, अभी इलाज कुछ हो सकता है तो वहीं हो सकता है, सीधे यहाँ उठ कर आए कि ये नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, मुंह नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह, बोलते नहीं आ रहा है, निगलते नहीं आ रहा है। बोले कुछ भी करके आप पंचकर्म कर दो। मैंने बोला नहीं, वात जब इतना बिगड़ा हुआ होता है तो उसको पकड़ने में भी टाइम लगता है। टाइम नहीं, बिगड़े चीज़ को समझाऊँ तो सही कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने उनको बोला कि आप पंचकर्म नहीं कर पाओगे, शरीर के अंदर जाकर काम करना डायरेक्टली अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट देकर सुधारना ज़्यादा पसंद करूँगी। ही सेड ओके। फिर आराम से 22 दिन रह गए, 15 दिन हॉस्पिटल, अभी 22 दिन, 22 दिन यहाँ रहे, बहुत सुधार हो गया उनमें। पर जाते वक्त बोले कि मुझे थकावट अभी भी लग रही है, मैम एक सर्टिफिकेट लिख के देंगे क्या कि मैं अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी थोड़े दिन और आराम की ज़रूरत है। तो मैंने उनको बोला उस वक्त, मैंने बोला सर जब आप बोल रहे थे कि मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एडवाइस लिख कर देती हूँ कि आपको पंचकर्म की ज़रूरत है तो आपको छुट्टी अलॉट की जाए, उस वक्त आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया। तो समय देना, सही समय पर समय देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये थॉट प्रोसेस बदलने के लिए भी हमें आकाश और वायु तत्व के प्रॉपर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किस चीज़ को हम थॉट प्रोसेस बोल रहे हैं, राइट। यहाँ आकर जिस व्यक्ति को शायद भगवान में इतना विश्वास भी नहीं होगा, वो भी यहाँ आकर बोलता है कि अरे कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। तो वो जो अलग है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वही समझना हमें लाइफ इन बैलेंस के लिए ज़रूरी है, राइट। तो आप लोग जब हमारे जीवन को सुधारने का सोच रहे, अभी ये समय हम लोग नहीं दे पाए, ठीक है, तो श्री गुरु जी ने क्या सोचा कि नहीं बाबा, ये सब लोग आके कारला में तो सब लोग समय दे पाएंगे क्या, पक्का नहीं है। तो लाइफ इन बैलेंस उन्होंने शुरू किया उनके जाने के पहले, कि कुछ नहीं से कुछ तो भला, 80% लेके पास नहीं हो रहे हो ना, अरे 50% लाओ, 30% लाओ, कुछ तो लाओ, राइट। तो यहाँ पे जब आँखों की तकलीफ हुई, आँखों को सोचेंगे तो किस एलिमेंट में डालेंगे, फायर एलिमेंट, राइट। क्योंकि फायर, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको हमको समझने के लिए, जैसे इसको स्पर्श बोला है, इसको शब्द बोला है, वैसे इसको रूप बोला है। तो रूप दिखना मतलब फायर एलिमेंट। तो आपकी आंखें जो होती है वो फायर एलिमेंट के थ्रू तैयार होती है। फायर मतलब क्या, ये जो सारा लाइट वगैरह सब दिखता है, ये सब
फायर एलिमेंट है। तो ये फायर एलिमेंट जब आंखों के अंदर जाता है तो हमें दिखता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन या जो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमको बताया जाता है कि हमारी इंद्रिय जो है वो ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जब दो लोग गले मिलते हुए दिखते हैं, स्पेशली स्त्री या पुरुष, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कुछ गड़बड़ है, इंद्रिय ने गलत काम किया। इंद्रिय ने ये देखना चाहिए कि उन दोनों में कुछ स्नेह है, राइट। तो इसको बोला जाता है प्रज्ञा अपराध, कि आप आपकी इंद्रिय से जो काम करना चाहते हो वो नहीं करते हो और गलत कुछ काम करते हो। तो प्रज्ञा अपराध तो गलती से होता है, अभी कुछ गलत खराब चीज़ देख ली, बहुत ज़ोर का आवाज़ सुन लिया, कानों की गड़बड़ हो गई, राइट। तो ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं ये पांचों तत्वों पे काम करती है। नाक है, गंध बताया गया है, तो गंध बताया गया है पृथ्वी तत्व के लिए। जबान है, रस तत्व बताया गया है, वो आता है पानी से। जो मैंने आपको अभी बोला, आँख आती है हमारे इसके साथ, स्पर्श स्किन, सो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है स्किन, वो इसके थ्रू आती है। और कान जो होते हैं वो शब्द। देखिए कैसे लॉक एंड की जैसा चलता है, हर चीज़ है वो जो हम लोग नहीं पजल सॉल्व करते हैं कि ये फिट बैठा वो फिट बैठा, गलत चीज़ गलत जगह फिट बैठती ही नहीं है। तो गलत शब्द जब सुनेंगे तो कौन सा एलिमेंट खराब होगा? स्पेस एलिमेंट। तो स्पेस एलिमेंट को सुधारने के लिए जैसे हमें बताया, मंत्र सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, आपस में अच्छे तरीके से बात कीजिए, राइट। तो वैसे ही अगर हमें ये एलिमेंट सुधारना होगा, आँखों को सुधारना होगा, तो सिंपल सी चीज़ है कि हम जब पंचकर्म के लिए बुलाते तो हम करते हैं आय बस्ती, नेत्र बस्ती बोला जाता है। मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं वो आपकी आंखों पर लगाए जाते हैं। तो श्री गुरु जी ने आपको घर पे करने के लिए क्या बोला? एक बहुत अच्छी चीज़ दे दी, काजल। काजल अगर रोज़ सुबह आपने लगा लिया तो आपकी जो अग्नि तत्व है आपके आंखों के अंदर का वो सुधरने लगता है। क्या डाला काजल में? कार्बन। कार्बन क्यों डालेंगे? कार्बन नहीं है, ये गलत प्रचार है कि काजल में कार्बन होता है। काजल में होता है कज्जली, विच इज़ नॉट कार्बन। हम लोग क्या करते हैं, काजल में होता है अच्छा घी, काजल में होती है कज्जली। कज्जली मतलब क्या है? अच्छे घी को हम चांदी के दिए में डालते हैं, उससे एक बाती तैयार करते हैं रियल कपास की। सोचिए हर स्टेप बहुत सोच के की जाती है। उसके ऊपर कज्जली किसके ऊपर ली जाती है? तांबे के ऊपर और चांदी के ऊपर। हर चीज़ सोच समझ के तैयार की। और उसकी जो कज्जली, मतलब अगर हम लोग जलाएंगे, अगर यहाँ पे भी मैं अगर कुछ पकड़ूंगी अभी तो वो फायर से कज्जली तैयार हो जाती है। वो कज्जली में हम लोगों ने डाला मोती की पिष्टी, उसमें हम लोगों ने डाला गुलाब जल, उसमें हम लोगों ने डाला स्पेशल त्रिफला युक्त घी। अभी त्रिफला आँखों के लिए बहुत अच्छा है, सब बहुत लोगों को मालूम होता है जो आयुर्वेद में होते हैं। पर काजल जहाँ बोलते हैं तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, कार्बन आँखों में डालूं? क्या ज़रूरत थी पिताजी को काजल ऐसे सब मेहनत करके तैयार करने की? क्योंकि उनको मालूम था कि बैलेंस रखना है लाइफ में, तो बाबा इन लोगों को घर पे कुछ करने के लिए देना पड़ेगा मुझे, हर कोई तो कारला नहीं आ सकता है। तो काजल लगाने के लिए बोला। इतनी मेहनत लेके जो काजल तैयार किया वो आँखों में जब लगाते हैं तो इतनी ठंडक फील होगी। क्यों? क्योंकि काला होगा फिर भी इससे हमें बचाता है, जो बहुत कंटिन्यूस लाइट जा रहे हैं ना उससे हमें बचाता है। तो काजल काला हर कोई नहीं लगा सकता है, तो इसीलिए विदाउट कज्जली के भी काजल उन्होंने तैयार किया। ये होता है रिसर्च, राइट। तो कितने काजल है हमारे यहाँ पे संतुलन में? ग्रे है कि जिसको अगर थोड़ा सा चलता हो, कह रहे थोड़ी सी मेरी आंखें अलग लगे, जिसको ऐसा लगता हो नहीं नहीं काजल लगा के जाएंगे ऑफिस में तो लोग बोलेंगे अरे ये तो इंडियन हो गए, उनके लिए क्लियर भी काजल है। तो रिसर्च, काजल अच्छा है कि नहीं करना पड़ता है, त्रिफला अच्छा है कि नहीं करना पड़ता है, काजल आँख के लिए अच्छा है क्या नहीं करना पड़ता है, आज की जनरेशन को क्या लगने वाला है वो रिसर्च करना पड़ता है। वो पिताजी ने किया। तो आपको 3 तरह के काजल घर पर दिए। आपकी आँखों में से पानी आता रहता है कंटिन्यूस, हम जब रोते हैं तभी पानी नहीं आता है, आँखों में से जब पानी आता है उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड, राइट। कंटिन्यूस हमारी आंखें भीगती रहती है क्योंकि शरीर को, निसर्ग को भी मालूम था कि अरे कंटिन्यूस लाइट को देखना है तो ठंडक तो देनी पड़ेगी। आज के लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये उठाया मोबाइल, कंटिन्यूस 4-4 5-5 घंटे लोग बैठे रहते हैं।
इतनी हीट जाती है, और लोग आजकल ड्राई आइज, जहाँ देखो उसके हाथ में एक टीयर ड्रॉप्स की बॉटल होती है, डालते हैं, आंखें वापस ठीक लग रही है। पर पानी है वो फटाफट उड़ भी जाता है, इसीलिए वापस क्या आए, स्नेह आया। तो क्या तैयार किया, अगर आपको आपकी आंखें बचानी है तो सुनयन जैसा तेल तैयार किया, कि अगर आपकी आंखों को ड्राई लग रहा है, आपको अगर कंटिन्यूस आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, तो आंखों में सुनयन तेल डालिए। तो ये मेरे सामने देखिए लाइफ इन बैलेंस के जो 6 शेड्यूल पिताजी ने तैयार किए, श्री गुरुजी ने तैयार किए हैं। तो आप देखिए उन्होंने कितनी छोटी छोटी, मतलब जैसे पिताजी ध्यान रखते हैं, माँ ध्यान रखती है ना हमारे जीवन में, कि ऐसा नको करो, ये वैसे मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करना, क्या करना चाहिए वो भी हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। तो श्री गुरुजी ने हमें बताया, अभी देखिए, रिड्यूस यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, राइट, ये उन्होंने हमको समझाया। तो वही उन्होंने हमें ये भी समझाया कि अबाउ नेक पंचकर्म घर पे कर सकते हो। तो अबाउ नेक पंचकर्म मतलब क्या, हमारे जो सारे इंद्रिय हैं मेन वो ऊपर रहते हैं, स्किन पूरे शरीर पर है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे ब्रह्म बोला गया है वो हमारे नेक के ऊपर का एरिया होता है। हम लोग जब बोलते हैं कि ब्रह्म की चिंता करो, ब्रह्म की केयर लो, तो ब्रह्म कहाँ है, वो हमारे इस एरिया में है, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए उन्होंने बोला कि आप घर पे अबाउ नेक पंचकर्म करो। तो पंचकर्म कैसे कर सकते हैं घर पर, तो जैसे आंखों में काजल लगाया, आंखों में तेल डाला, नाक में मेडिकेटेड घी डालने के लिए बोला, कान में मेडिकेटेड तेल डालने के लिए बोला, मुंह में सुमुख जैसा तेल उन्होंने तैयार किया, क्योंकि मुझे बोलना भी है, मुझे पचाना भी है खाना, मुझे चबाना भी है, मुझे दांत भी चाहिए आगे तक। तो कैसे सुधार सकते हैं, लोग आजकल आके हमें बताते नहीं नहीं आयुर्वेद में पहले बोला था कि नमक यूज़ करो, आयुर्वेद में बोला था चारकोल यूज़ करो दांत मांजने के लिए। 30-40 साल पहले बहुत सी टूथपेस्ट कंपनीज आई, उन्होंने बोला अरे आपका ज्ञान कितना फालतू, चारकोल, सफ़ेद दांत पे चारकोल लगाओगे, और नमक, नमक से कुछ होता है, ये हमारी पेस्ट लो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स है, बहुत अच्छा सोप से तैयार होगा आपके मुंह में फ्रॉथ, आपको मालूम है उसमें भी सोप है, आप जब पेस्ट कर रहे हो फ्रॉथ तैयार नहीं होता ऐसे। तो वो हम लोग अच्छे रोज़ करने लग गए, डेंटिस्ट के काम बढ़ने लग गए। कभी भी देखिए, अभी छोटे बच्चों को भी देखिए आप, रूट कैनाल तक 3-3 साल के बच्चे अभी जा रहे हैं। इज़ इट राइट, जो दांत आपको 6 साल से 12 साल की उम्र तक दिए गए थे, और दूसरे सेट ऑफ टीथ जो आपको शायद 80 साल की उम्र तक के लिए दिए गए थे, वो आपको तीसरे साल में निकालने पड़ रहे हैं। इज़ इट राइट। तो क्या किया हम लोगों ने, हमने केयर गलत तरीके में सोची, और आज वही टूथपेस्ट कंपनियां हमें बोल रही कि इस टूथपेस्ट में चारकोल है, और उसके ऊपर ऐसी ब्लैक लाइन देते हैं। मेरे टूथपेस्ट में नमक है। हमें कहाँ गुमराह कर रहे हैं, जो बैलेंस हमारे जीवन में जा रहा है वो ये जा रहा है। सो लाइफ इन बैलेंस कि समझो कि क्या करना है। आंखों में तेल डालना, किसी ने बोला क्या ज़रूरत है, लोग बोलते हैं मैं डरता हूँ, अरे डरते क्या हो, डाल कर देखो तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कान में तेल डालेंगे तो बोलेंगे इन्फेक्शन हो जाता है। अरे जब पिकल बनाते हो घर पे, तुम उसमें तेल डालते हो तो इन्फेक्शन करने के लिए डालते हो कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए डालते हो, टिकाना है ना, माइक्रोब्स नहीं चाहिए। तो पिकल में आप डालोगे तेल और कान में तेल डालोगे तो बोलो अरे नहीं नहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। वो बैक्टीरिया आएगा कहाँ से, जब वो पिकल में नहीं आ सकता है तो आपके कान में भी नहीं आ सकता है। इसीलिए अबाउ नेक का जो पंचकर्म है वो श्री गुरुजी ने घर पर करने के लिए बोला। रोज़ आपके शरीर को अभ्यंग सेसमी जैसा जो तेल है वो घर पे रेगुलर बेसिस पे लगाइए। थेरेपिस्ट जो 45 मिनट्स में अचीव करेगा, आप शायद 3 साल में अचीव करोगे, पर कहीं तो आगे बढ़ो, राइट। सो पंचकर्म की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो घर पे जो की जा सकती है, उसकी सब चीज़ें श्री गुरुजी ने हमें यहाँ पर देकर रखी है और वो हमें करना चाहिए। और इसीलिए पंचकर्म समझिए कि ये केवल फिजिकल नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो जुड़िए हमारे साथ। लाइफ इन बैलेंस ये जो मूवमेंट है, ये केवल ये 4 दिन आकर समझ लिया कि हाँ श्री गुरुजी बोल रहे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने घर पे जाके ये सब फॉलो नहीं किया तो ये बैलेंस आ पाएगा क्या शरीर में, मन में, आत्मा में? नहीं आ पाएगा ना। तो इसीलिए इस चीज़ के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और जितने लोग ज़्यादा इस लाइफ इन बैलेंस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे, उनका खुद का स्वास्थ्य जो है वो सुधरने में मदद मिलेगी और उतना वो आगे दूसरे को दे पाएंगे। एक याद रखिए कि इनपुट जो होता है वही आउटपुट होता है।
तो अच्छी चीज़ें हमारे पास आती है तो हम अच्छी चीज़ें बाहर देते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई देखिए, अगर हमारे बॉस ने हमारे ऊपर गुस्सा किया तो हम क्या करते हैं, अपसेट हो जाते हैं। जो हमारा सब ऑर्डिनेट होगा उसके ऊपर हम चिल्ला देते हैं, वो उसके सब ऑर्डिनेट पर चिल्ला देता है, वो घर पे जाके बच्चों पे चिल्ला देता है, तो वो चीज़ फ्लो में रहती है। और वही अगर हम पॉजिटिव चीज़ लेंगे तो पॉजिटिविटी आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग एक साथ बैठे हैं तो ये जो पॉजिटिविटी हम लोग ये 3-4 दिन में लेकर जाने वाले हैं, तो घर पे जाने के बाद भी प्लीज़ स्तोत्र पठन कीजिए, आपके मंत्र पठन कीजिए, प्राणायाम जैसी अच्छी चीज़। श्री गुरु जी ने बोला ओमकार मतलब प्राणायाम है। वायु तत्व पे काम करना है तो सबसे इजी चीज़ क्या होगी? लोग बोलते हैं अरे हम उस योगा के इसमें गए थे ना सेमिनार में, क्या अच्छा लगा वो 7-8 दिन, बहुत बढ़िया लगा। घर पे आने के बाद समय नहीं मिला पर करने के लिए। अरे वो पैसा कमाने जाने के लिए समय है जो जाके बाद में शायद हॉस्पिटल में ही देना है, खुद के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? आप ये मॉड्यूल्स देखेंगे ना तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ना, अभी मैं बोल रही हूँ ब्रीदिंग कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ब्रीदिंग चालू है। किसी ने कॉन्शियसली सोचा कि अरे नहीं रे बाबा ये बोल रही है, सुनना है, समझना है, पर मुझे ब्रीथ भी करना है, तो बीच में ब्रीदिंग करूं, बीच में सुनूं, ऐसा किया? लाइफ है, आराम से चल रहा है। तो श्री गुरु जी ने ये जो मॉड्यूल डिसाइड किया है, एक बार आप लोगों ने करना शुरू किया तो आपके जीवन के फ्लो के साथ इतना जुड़ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मॉड्यूल मैंने कब कंप्लीट कर लिया। करेंगे तो समझ में आता है। श्री गुरु जी ने एक और चीज़ हमें बताई थी कि कंप्यूटर जब हम लोग काम करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि अंदर प्रोग्राम क्या है, सामने रिजल्ट दिख रहा है, राइट? तो अगर ये चीज़ हर एक को समझाते नहीं भी आई कि लाइफ इन बैलेंस कैसे काम करेगा, क्योंकि श्री गुरु जी जो समझाएंगे उतना मुझे नहीं समझाते आएगा, उतना शायद श्री सुनील जी को नहीं समझाते आएगा, उतने पिताजी के जो अनुयायी है शायद उनको नहीं समझाते आएगा, पर आप करके तो देख सकते हैं। और करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना चेंज, कितनी पॉजिटिविटी और कितना आपका जो आउटपुट है वो बढ़ता है। आप जो ये 10-15 मिनट दोपहर के देंगे, आपके ऑफिस में भी बात करके देखिए कि ये म्यूज़िक सुनना है, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी उल्टे काम की बढ़ जाती है लोगों की। और ऐसे लोगों ने हमें ये जो डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं। सो करके देखना बहुत ज़रूरी है। पंचकर्म भी लोग शुरुआत में बोलते हैं कि अरे बाप रे आपके यहाँ पे लाके 22 दिन 30 दिन कैसे रहेंगे, पर मैं आपको बताती हूँ कि जो उनको बाद में फील होता है, तो 85 to 90% लोग जाते वक्त पूछते हैं कि वापस कब आए पंचकर्म के लिए। तब समय का महत्व समझ में आता है कि ये जो समय दिया है इससे शरीर में जो बदलाव हुए, जो मानसिकता में बदलाव हुए हैं, ये जो पॉजिटिविटी लाइफ में आई है, ये मुझे बहुत ज़रूरी है, राइट? तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा समय देना, थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल्स पिताजी ने प्रॉपरली पूरे समझाए हैं। मेरे यहाँ पे देखिए, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने पूरा प्रॉपरली मुझे डिज़ाइन करके दिया है, एकदम कलरफुल। तो करना जो होता है वो इजी हो जाता है। तो रोज़ सुबह उठ के पृथ्वी माता को प्रणाम करना एकदम इजी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये लाइफ इन बैलेंस मूवमेंट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ शुद्धता जो है वातावरण की, हमारे पूरे संसार के, हम जितनी बढ़ाएंगे, जितने ये 5 एलिमेंट्स हम लोग शुद्ध रखेंगे, उतना हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है वो हमारे लिए ज़्यादा, क्या बोलना चाहती, कृतज्ञ रहेंगी। तो प्लीज़ ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। आई होप कि मेरे मन की जो विचार थे, श्री गुरु जी की दी हुई जो प्रेरणा है, वो थोड़े क्या बोलना चाहिए, वे में मैं आप लोगों तक पहुंचा पाई, आपको समझा पाई। क्योंकि मिलने वाला भी जो बोलते हैं ना कि चीज़ है या नॉलेज है, उसको भी पचाना पड़ता है। तो वो नॉलेज भी पचने जैसा होना चाहिए, भटूरा नहीं होना चाहिए कि पेट में गया और बैठ गया। तो नॉलेज भी है जो वो पहुंचने तक और हमारे शरीर में, हमारे मन को, हमारे दिमाग को पचाने के लेवल तक होना चाहिए। तो आई होप मैं आप लोगों तक कुछ चीज़ें उसमें से पहुंचा सकी। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस Ayurveda and life in balance session today from me. Thank you so much.